क्लास में हम रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ चुके थे। वहां हमने स्पष्ट किया था कि रदरफोर्ड ने जब एक सोने की पतली पन्नी पर जिंक सल्फाइड का लेपन करके एल्फा कणों की बमबारी की थी, अर्थात एल्फा कणों का प्रकीर्णन किया था, तो कुछ कण बिना विचलित हुए सीधे निकल गई, कुछ कण बहुत कम कोण पर विक्षेपित हुए। लगभग 5000 कणों में से एक कण 90 डिग्री कोण पर विक्षेपित हुआ और लगभग 12000 कणों में से एक कण ऐसा भी था जो वापस उसी दिशा में, अर्थात जिस कोण से गया था एक उसी कोण से वापस आ गया, यानी कि सीधी रेखा में गया और वापस सीधी रेखा में आ गया। यह घटना रदरफोर्ड के लिए अविस्मरणीय थी। वास्तव में रदरफोर्ड ने इस घटना के बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं था। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के निष्कर्ष। मॉडल को हिंदी में प्रतिरूप कहा जाता है। मॉडल ब्रैकेट में प्रतिरूप के निष्कर्ष। रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या से नाभिक होता है परमाणु का केंद्रीय भाग जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से दस की घात 5 गुणा छोटी होती है। पहला है परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। सेकंड नंबर निष्कर्ष, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं।
नंबर थर्ड, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में छोटा होता है। अब इतनी विशेषताओं के बाद भी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का जब नील्स बोर ने सत्यापन करने का प्रयास किया, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने जब अपना परमाणु हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप स्थापित किया, उस दौरान पाया कि हाइड्रोजन परमाणु का जब स्पेक्ट्रम बनता है तो वह लगातार अपनी ऊर्जा का ह्रास करेगा। ऐसी स्थिति में वह नाभिक में गिर जाना चाहिए। ये रदरफोर्ड के अनुसार होना चाहिए, परंतु वास्तव में नाभिक तो स्थायी होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। तो यह रदरफोर्ड की कमी सिद्ध हुई। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। वृत्ताकार मार्ग में गतिशील, वृत्ताकार मार्ग में गतिशील इलेक्ट्रॉन का गतिशील इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का निरंतर ह्रास करेगा। ह्रास को कहा जाता है कमी। ऊर्जा का निरंतर ह्रास करेगा, जिससे त्वरण के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में ऐसा नहीं होता है, परमाणु स्थायी होता है। तो अपने प्रयोग के दौरान रदरफोर्ड यह स्पष्ट नहीं कर पाए थे कि एक निश्चित ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षा में जब वह चक्कर लगाएगा तो चक्कर लगाने के दौरान लगातार उसकी ऊर्जा में विकिरण के कारण कमी होगी और इस कमी के कारण उसे नाभिक में गिर जाना चाहिए, परंतु वास्तव में वह नाभिक में गिरता नहीं है। वास्तव में नाभिक तो स्थायी होता है।
अर्नेस्ट रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए नील्स बोर ने एक परमाणु प्रतिरूप दिया। उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के आधार पर अपने परमाणु प्रतिरूप को समझाया कि नील्स बोर का प्रयोग या नील्स बोर का परमाणु मॉडल। सन 1916 में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप दिया। हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप दिया। उन्होंने बताया कि परमाणु ये इसका नाभिक होगा, अर्थात परमाणु का केंद्रीय भाग उसका नाभिक होगा जिसमें धनावेश पाया जाता है और इस धनावेश के चारों तरफ निश्चित ऊर्जा की वृत्ताकार कक्षाएं होती है। निश्चित ऊर्जा की इन वृत्ताकार कक्षाओं को कक्षीय या फिर कोश या ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। इन ऊर्जा स्तरों की विशेष खास ये होता है कि इनकी ऊर्जा निश्चित होती है, अतः निश्चित ऊर्जा होने के कारण इनमें इन वृत्ताकार कक्षाओं में घूर्णन कर रहे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में न तो कमी आती है और ना ही किसी तरह की वृद्धि होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थायी होती है। उन्होंने इन्हें कोश या कक्षाओं को K, L, M, N से प्रदर्शित किया। K का अर्थ था पहला कोश, L का अर्थ दूसरा कोश, M का अर्थ था तीसरा कोश। हम इन्हें दर्शा पाएंगे, ये वाला भाग कहलाएगा इसका नाभिक। पहले वाली कक्षा इसकी K कोश, सेकंड नंबर वाली L कोश या कक्षा, थर्ड नंबर M और फोर्थ नंबर या सबसे बाहरी उसे दर्शाया जाता है N से। इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। इन ऊर्जा स्तरों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या को 2n² से दर्शाया जाता है, जहां n का अर्थ होता है एक, n का अर्थ होता है नंबर ऑफ कोश। अगर पहला k वाला कोश है तो k का अर्थ होता है एक, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए मान होता है 4। n का मान इनके लिए अलग होगा। k का अर्थ पहला कोश, l दूसरा, m तीसरा और n चौथा, और सबसे आंतरिक भाग उसका नाभिक कहलाता है जिसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन की खोज 1886 में गोल्डस्टीन द्वारा कैनाल किरणों के रूप में या फिर एनोड किरणों के रूप में की जा चुकी थी। नील्स बोर ने इस प्रतिरूप या फिर मॉडल, इस प्रतिरूप के आधार पर
निम्न प्रेक्षण दिए। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा की वृत्ताकार या निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, जिसे विविक्त कोष या कक्षा या ऊर्जा स्तर कहते हैं। KLMN को विविक्त कोष कहा जा सकता है, विविक्त कक्षा कहा जा सकता है, या फिर इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जा सकता है, जिन्हें KLMN डॉट डॉट या 1 2 3 4 डॉट डॉट MN के अलावा आगे यदि कोष या कक्षाओं की आवश्यकता पड़ेगी तो इन्हें और आगे बढ़ाया जा सकता है, से दर्शाया जाता है। नंबर 2, जब इलेक्ट्रॉन इन ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाता है, तो उसकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता, विकिरण नहीं होता है, अर्थात ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।